अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, कि कल्चर जो है वो क्यों इतना जो है वो इम्पोर्टेंट है। कल्चर जो है वो एक लाइफस्टाइल बताता है, एक पैटर्न बताता है, एक लिविंग कल्चर बताता है कि लिविंग मतलब जीने का एक तरीका है। ठीक है, कि इस जगह इन उसूलों के साथ रहा काम किया जा रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले भी कंपनी की एग्जांपल दी कि मुख्तलिफ़ कंपनी मुख्तलिफ़ तरीके से डील कर रही होती हैं। कहीं पर ऐसा होता है कि हिलने नहीं देते, कहीं ऐसा होता है कि आपने काम कर लिया, आप सुकून से बैठे हो, ठीक है, अपना काम कर रहे हो। मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ जो हैं वो मामलात होते हैं। ठीक है, अच्छा, इम्पोर्टेंट के रीज़न बताए जा रहे हैं कि वाई कल्चर इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ है कि टैलेंट अट्रैक्टर के यूनिक टैलेंट्स जो हैं वो, सॉरी मैंने गलत मार्क कर दिया, ऊपर वाला है, टैलेंट एक्टर नहीं है, इंडिविजुअल की यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, हर इंडिविजुअल को अलग अलग जो है वो क्या यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। गिव इट्स पीपल टू अ करेक्टर और देयर ओन, कि हर शख्स को जो है वो उसका अपना करेक्टर जो है वो दिया जा रहा होता है। देखें, आपके उसूल जो है ना वो आपके तरीक़ों को बना रहे होते हैं, तरीक़ों को लेके चल रहे होते हैं, तो उससे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है आपका स्टेपल फूड पाकिस्तान, अगर कराची की बात करूँ मैं तो कराची में जो है ना वो शौकिया खाया जाती है बिरयानी। ठीक है, लाहौर की बात करूँ तो नहरी, मेरे ख़्याल से वहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक़ से पाकिस्तान का स्टेपल फूड जो है, जो अमूमन जो मतलब बहुत शौक़ से खाने वाली चीज़ें हैं, तो वो आपके पास रोटी और चावल, ये दो चीज़ जो है ना वो मेन होती हैं। इसके अलावा इसके साथ जो चीज़ें मिलती जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ है, उनका स्टेपल फूड में भी शायद जो है वो नूडल्स वगैरह उनके ज़्यादा हैं, तो नूडल्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो मे बी शायद वही स्टेपल फूड हो। तो मतलब जो शौकिया तौर पे जो है वो खाया जा रहा होता है, वो आपका कल्चर डिफ़ाइन कर रहा होता है। आपके कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, फेस्टिवल्स हैं, फिर क्या है, ठीक है, नीचे आपके पास आता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अ गुड कल्चर जो है वो टैलेंट को अट्रैक्ट करता है, फिर एंगेज रखता है पीपल को, चेंजेस को जो है वो देखता है। सिनर्जी अगर आप लोगों को पता हो तो मैं बता देता हूँ, मैंने शायद पहले भी बताई है। 2+2 इक्वल टू क्या होगा, 5। ठीक है, ये हैं तो चार लोग मिलकर 5 लोगों का क्या देंगे, आउटपुट। ठीक है, 4 लोग मिलकर कितने लोगों का, 5 लोगों का आउटपुट जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये सिनर्जी कहलाता है। समटाइम इसका जो है ना वो क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन सिनर्जी। ठीक है, व्हाट इज़ सिनर्जी, तो सिनर्जी आप जो है वो लिख सकते हैं बआसानी कि मिलकर जो है वो काम जब किया जाता है तो ज़्यादा बेहतर आउटपुट क्रिएट होता है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रॉन्ग कल्चर, ये पॉइंट वैसे ही पढ़ लीजिएगा, मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल वो चीज़ें हैं। डिसएडवांटेजेस भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाता है आपके पास मॉडल फॉर कैटेगराइजिंग कल्चर को कैटेगराइज करने के लिए इन लोगों ने मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस जो है ना वो बताई हैं। हैंडी ने बताई है, डील ने बताई है, ओची ने, पीटर वाटरमैन ने और पीटर ने। ठीक है, ये नाम ज़रूर याद रखिएगा कि ये पता रहें। हैंडी ने आपको जो है ना वो डेवलपिंग आइडियाज़ दिए हैं, फिर डील ने आपको स्ट्रॉन्ग कल्चर की थ्योरी दी है, ओची ने आपको थ्योरी ऑफ जेड दी है। जे और ए जो है ना वो जापान और अमेरिका है, इनकी एग्जाम्पल है बेसिकली ना। ओची की थ्योरी जेड है। पीटर वाटरमैन ने परसुएट ऑफ एक्सलेंस बताया है, और पीटर ने जो है वो थ्राइविंग इन चाओ जो है वो बताया। अभी आगे सब आती जाएंगी, देखते जाएंगे उनको। अच्छा, सबसे पहले आपके पास आ रही है पावर कल्चर। ठीक है, पावर कल्चर जो है ना ये आपके पास है, हेयर इज़ द की पर्सन कम्स द फर्स्ट। यहाँ पर जो की पर्सन है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसको कहते हैं ज़्यूस। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम क्या है, ज़्यूस। ये अमेरिकन कुछ गॉड्स जो है ना ये उनका थोड़े से नाम है, इस नाम से भी आ जाते हैं, और पावर कल्चर, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है कि डिसीजन जो है ना वो एक सेंटर पर्सन की तरफ से लिया जा रहा होता है, सारी अथॉरिटी उसके पास होती है, और एक की पर्सन जो है ना वो सब काम कर रहा होता है।
ठीक है, की पर्सन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ आ जाता है रोल कल्चर। रोल कल्चर आपका जो है ना वो बताता है कि कौन सा काम किसने करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर बताता है ये आपका कि सिविल सर्विस में इंडिविजुअल को जो है वो अपनी जॉब्स पे किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से काम लिए जा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसका है अपोलो, APOLLO, अपोलो। ठीक है, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यू हैव टास्क कल्चर। टास्क कल्चर जो है वो गेटिंग द जॉब डन एट द राइट टाइम एंड राइट ऑन द राइट कम्स फर्स्ट। जो अब सही तरीके से काम को किया जाए, सही तरीके से जो है वो काम को जल्द से जल्द जो है वो कर लिया जाए, इसका दूसरा नाम जो है वो है एथीना। ठीक है, ATHENA, एथीना जो है ना इसका क्या है, नाम है। ठीक है, फिर आपके पास आता है, अच्छा इसमें कोई जो है ना वो देयर इज़ नो क्लियर लीडर। ठीक है, कोई क्लियर लीडर नहीं होता। कल्चर जो है वो क्या रख रहा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रख रहा होता है काम को सही तरीके से करवाने के लिए। फिर आता है आपके पास पर्सन कल्चर। पर्सन कल्चर क्या है, जो इंडिविजुअल के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का जो है वो ख्याल रखे, इसको कहते हैं डायोनाइसस, SUS। फिर आपके पास जो है नेक्स्ट उसमें है हैंडी की। हैंडी ने दूसरी बात भी रखी है, क्या कही है कि पावर कल्चर में हम ये सीनियर मैनेजमेंट को रखते हैं जो स्टैटिक मैनेजमेंट कहलाती है। फिर आपके पास है टास्क कल्चर। टास्क कल्चर टैक्टिकल मैनेजमेंट, जिसको हम मैनेजेरियल लेवल भी कहते हैं, मिडिल मैनेजर्स। और रोल कल्चर क्या, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, सुपरवाइज़र वगैरह जो होते हैं। ठीक है, यानी जो मिडिल लोअर लेवल जो मैनेजर्स होते हैं ये वो आ जाते हैं। ठीक है, ओके। फिर हमारे पास आता है डील। डील हमें जो है वो बताता है कि एक्सटेंट ऑफ रिस्क कनेक्टेड विद द एक्टिविटी। ठीक है, बेसिकली क्या है, दो फैक्टर्स बता रहा है कि कुछ जगह पर यहाँ हमें देखना पड़ता है रिस्क और स्पीडी फीडबैक। ठीक है, दो चीज़ें, दो फैक्टर्स जो हैं वो इसमें बड़े अहम होते हैं। ठीक है, पहला है आपके पास रिस्क कहाँ गया, रिस्क कनेक्टेड विद द एक्टिविटीज़, और दूसरा है आपके पास स्पीडी फीडबैक ऑफ द आउटकम ऑफ एन द एम्प्लॉइज़ डिसीजन, या जो एम्प्लॉयर ने डिसीजन लिया वो। ठीक है, अब इनमें भी मुख्तलिफ लोग आ जाते हैं। 4 जेनेरिक प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे। एक है टफ गाय माचो मैन। ठीक है, टफ गाय माचो मैन जो है ना वो ज़्यादा रिस्क लेता है और जल्दी फीडबैक देता है। फिर आता है वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड। वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड जो है ना वो फ्यू रिस्क टेकिंग है। ठीक है, लेकिन कह लें कि टीम इज़ ऑल इम्पॉर्टेंट एंड क्विक फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स। कम रिस्क लेता है लेकिन इसके बाद भी जो फीडबैक है वो क्विक रहता है। बेट योर कंपनी, हाई रिस्क बट स्लो फीडबैक। इसका हमेशा फीडबैक क्या रहता है, स्लो रहता है, आउटकम जो है वो आपका स्लो रहता है। ठीक है, ये बेसिकली हमें डील कैंडी ने जो बताया है कि वो कल्चर किस तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ये एक कल्चर का टाइप, एक टफ मैन सख्ती से काम करता है, फीडबैक भी उस हिसाब से आता है। दूसरा है ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता, रिस्क कम लेता है लेकिन इसका फीडबैक भी अच्छा आता है। आखिरी है बैट योर कंपनी, तो साइकिल क्रिएट कर देता है, इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी की रिसर्च सेंटर है। आखिरी आता है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस में नो फीडबैक और नो ब्यूरोक्रेटिक, कोई मशवरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो फैसला दे दिया वो दे दिया, ऐसी वाली क्या है सिचुएशन है।
अच्छा, ओची की जो थ्योरी जेड है ना, ये आपके पास कोई ख़ास पॉइंट नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखिएगा कि विलियम ओची ने एक जेड की थ्योरी दी है आपको, ठीक है। और उस थ्योरी में उसने बताया है जापान और अमेरिका के डिफरेंट कल्चर के बारे में, ठीक है। अब क्योंकि ये अमेरिका की बेसिक जो है ना, वो वहीं से यूके की तरफ से जो बुक है उसको कॉपी किया है, लिखा है, उसमें से मटेरियल निकाला है, क्योंकि ये जो विलियम ओची हैं ये ख़ुद भी उसी साइड के ही हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि इन्होंने अपनी कोई थ्योरी जो है ना वो सजेस्ट करी कि कल्चर जो है अमेरिका का डिफरेंट है और जापान का डिफरेंट है। उसके उन्होंने जो है वो यहाँ पे कुछ रीजंस बता दिए, ठीक है। अब ये सारे रीज़न से बेहतर था कि हम ये नीचे के कुछ पॉइंट्स पढ़ लें, ठीक है। तो हम उन पॉइंट्स पे आ जाते हैं। नंबर 1 आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है वो फेयर लॉन्ग टर्म डेवलप अ लॉयर। क्या कह रहे हैं कि आप एक लॉयल एम्प्लॉय रखें जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ फेयरली वर्क करें। फिर कह रहे हैं आपसे कि एवोल्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ पर्सनल, स्लोअर एम्फसाइज इज गिवन टू ट्रेनिंग एंड एवेल्युएटिंग देन टू प्रमोशन। बेसिक क्या है ये आपका, बहुत तेज़ प्रमोशन ना हो, स्लो प्रमोशन हो मगर बेहतर हो, ठीक है। करियर पाथ होना चाहिए, जॉब रोटेशन हो, आपको मुख्तलिफ काम किए जाएं, दिखाए जाएं। डिसीजन मेकिंग है कि डिसीजन मेकिंग भी आपको आनी चाहिए। एम्फसाइज हो, ग्रुप बहुत बड़ा ना हो जाए। पार्टिसिपेट में इत्तेफाक राय ज़रूरी है। पार्टिसिपेशन में कंट्रोल होना चाहिए, सारे प्रोसीजर जो हैं वो वेल कंट्रोल होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हर इंडिविजुअल को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएं। और लास्ट जो है वो कंसर्न फॉर स्टाफ, कि आपको आपके स्टाफ की क्या हो, फ़िक्र हो, ख्याल हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जो है वो इसको रोकते हैं। 2 पेज का, मेरे ख्याल से 3 पेज का ये चैप्टर और बाकी है। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में हम एंड करेंगे।